चौकों से, चौराहों से, तालीमी इदारों से, तालीमी इदारों से, मस्जिद की मेहराबों से, मस्जिद की मेहराबों से, खेतों से, खलियानों से, खेतों से, खलियानों से, बारिश में, बरसातों में, आंधी में, तूफानों में खून रंग लाएगा। देखना तुम एक दिन, मुल्क में तुम देखना। मैं कहूंगा, जो नारा लगाऊंगा आप कहेंगे हम नहीं मानते। जुल्म के निजाम को, जुल्म के निजाम को, जुल्मतों की शाम को, जुल्मतों की शाम को। आप कहेंगे चेहरे नहीं, निजाम को बदलो। जुल्म के हर इक़दाम को बदलो, जुल्म के हर इक़दाम को बदलो, लूट खसूट के राज को बदलो। इन्क़िलाब, इन्क़िलाब। मोहतरम अमीर जमात आपसे मुखातिब होंगे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम शुरकाए मुज़ाकरा और काबिल एहतराम मेहमानाने गिरामी, बदल दो निज़ाम के उन्वान से ये जबरदस्त किस्म का मुज़ाकरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ये गुफ्तगू तो अभी शुरू हुई है और गुफ्तगू न गुफ्तगू न वो शायरी से जाएगा, असा उठाओ के फिरौन उसी से जाएगा। तो गुफ्तगू तो जहनों में अपनी बात को मुंतकिल करने के लिए होती है, दिलो दिमाग की दुनिया में हलचल पैदा करने के लिए होती है, दलील की कुव्वत से जहनों को मुसख्खर करने के लिए होती है और फिर अमल के कालिब में ढालकर एक तहरीक बनती है और वो तहरीक फिर इनकलाब बनता है। इसलिए अभी तो बात का आगाज हुआ है और इंशाअल्लाह ये बात इंशाअल्लाह निजाम की तब्दीली पर ही मुंतज होगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे बहुत सारी सनतों से वाबस्ता अफराद भी यहां मौजूद हैं और ये जो सेशन है ये इस वक्त जारी है। वो मईशत के हवाले से रेजोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी भी पेश करेंगे, मैं इंशाअल्लाह उसमें भी मौजूद रहूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये जो बदल दो निजाम का उन्वान है और इसकी जितनी जहतें हैं उस पर एक गुफ्तगू कर ली जाए। बुनियादी बात तो वही है कि जमीन अल्लाह की है, कायनात अल्लाह की है। तो जब अल्लाह की यह जमीन है और अल्लाह के हम बंदे हैं तो हाकमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। हमारा काम सिर्फ उसकी नियाबत करना है, उसकी मर्जी के निजाम को कायम करना है। और उसकी मर्जी का जो निजाम है जो इंसानों के जरिए से वजूद में आता है, उसमें किसी इंसान को, किसी कौम को, किसी भी फर्द को ये कोई भी इस तरह का एजाज या उसको ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो जमीन पर खुदा बनकर फैसले करने लगे।
जमीन अल्लाह की है तो निजाम भी अल्लाह का होगा, कलमा भी अल्लाह का होगा, और बात और किबरियाई भी अल्लाह की बयान की जाएगी, और सब उसके ताबे बनकर रहेंगे। कोई बड़ा नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है, अल्लाह बड़ा है, उसी की हाकमियत का निजाम इस जमीन पर कायम होना चाहिए। यही ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर है कि अल्लाह के सिवा कोई बादशाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई शहंशाह नहीं है, कोई पालनहार नहीं है, कोई ये जो दुनिया के छोटे छोटे रब हैं, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजों में तो मिल्कियत रखते हैं, लेकिन रबूबियत का जो असल जो सोर्स है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और रब का मतलब पालने वाला है, परवरिश करने वाला है, निगरानी करने वाला है, बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है, और जिंदगी की तमाम चीजें उसी की तरफ रुजू करती हैं। इसलिए मीनार पाकिस्तान के साए तले ये लाखों लोग इस बात का ऐलान करते हैं कि हम रब के सिवा किसी इंसान की खुदाई को तस्लीम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम किसी कौम की बालादस्ती को कबूल नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया में किसी के पास कितनी ही कुव्वत हो, हमारा हुक्मरान तबका बेशक अमेरिका से डरता हो, बेशक दुनिया की ताकतों से डरता हो, वो इसलिए डरते हैं कि ईमान की कमी होती है, उनको खुदा पर यकीन नहीं होता, इसलिए डरते हैं कि अपनी ही कौम को गुलाम बनाकर रखते हैं और साजिशों के जरिए से और ये धोखे वाली ताकत के जरिए से इख्तिदार में आते हैं, ताकत के मराकिज पे कब्जा कर लेते हैं, तो फिर अपनी कौम को तो पीसते हैं, मजदूरों को पीसते हैं, किसानों को पीसते हैं और तलबा को पीसते हैं, खवातीन और मर्द सबको पीसते हैं, और महरूमों को मजीद महरूम करते हैं, मजबूरों को मजीद मजबूर करते हैं, लेकिन अपने से ज्यादा ताकतवर के आगे झुक जाते हैं, उनको नाउजुबिल्लाह खुदा तस्लीम कर लेते हैं। अगर ऐसा ना होता तो कभी भी ये जो करारदाद इस जो यूएनओ में पेश की गई, जिसमें यह कहा गया कि एक ऐसी फौज तैनात की जाएगी जो फलस्तीनियों को डिसआर्म करेगी, तो पाकिस्तान का हुक्मरान तबका कभी भी उसकी हिमायत नहीं करता, क्योंकि यह अमेरिका से डरता है, उसकी खुशामद में लगा हुआ है। इसलिए फलस्तीनियों की लाशों पर सौदेबाजी करते हुए इन्होंने अमेरिका और इस्राइल को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के अवाम इसको तस्लीम नहीं करते हैं, इसलिए कि हम अल्लाह की किबरियाई को मानते हैं, वही बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। इसलिए हमारा कलमा तय्यबा हमें यह सिखाता है कि जिंदगी का पूरा निजाम हमारे रब के हुक्म के ताबे होना चाहिए। रब के हुक्म के ताबे होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने ऐसा तो नहीं है कि अपने पैगंबरों को अगर भेजा था और किताब को अगर भेजा था तो कोई ऐसी ताकत दे दी थी कि बस तुम चाहो या ना चाहो बस ये निजाम कायम हो गया। आखिरी हमारे पैगंबर आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किताब दी गई, और यह किताब किस तरह से दी गई? इस तरह से दी गई कि यह नजमन नाजिल हुई, 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुई। इस्लाम की तहरीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जिस मरहले तक आगे बढ़ रही थी, खुदा की तरफ से रहनुमाई आ रही थी, लेकिन तहरीक जारी रही। यह तहरीक दावत और तबलीग के मैदान में भी चली, यह तहरीक अक्कास के मेलों में भी जाकर पेश की गई। यह तहरीक और निजाम की यह तब्दीली और रब की यह किबरियाई और झूठे खुदाओं का यह इनकार नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहताजों, गरीबों और गुलामों के सामने भी पेश किया और सरदारों के सामने भी पेश किया। और जब आपको ऑफर्स की गई कि सब कुछ हम अता कर देंगे, तो आपने किसी ऑफर को तस्लीम नहीं किया, अपनी बात को जारी रखा। यह तहरीक हिजरत में ढल गई, यह तहरीक जिहाद में बदल गई, यह तहरीक शहाब अबी तालिब नामी घाटी में पूरे खानदान समेत 3 साल की कैद में हमें नजर आई। और यह तहरीक फिर जब मदीने की रियासत की सूरत में आई तो उसमें लोगों के दरमियान अदल और किस्त का निजाम कायम हुआ, समाजी नाहमवारी को तब्दील किया गया, सबको एक तर्ज पर अदल से गुजारा गया और ऐसा अदालती निजाम बना
कि जब बनु मखजूम की उस खातून को सामने लाया गया कि जिसने चोरी की थी और उसकी सजा हाथ काटना था, और यह भी समझ लीजिए चोरी की सजा हाथ काटना या हुदूद का जो तयन था वो फौरी तौर पर नहीं हुआ था। पहले माशरे को हमवार किया गया था, पहले लोगों को रोजगार फराहम करने की कोशिश हुई थी, इंसाफ फराहम किया गया था, गुलामी के खात्मे की तरफ पेशरफ्त की गई थी, लोगों के दरमियान अदल कायम करने के बाद, और फिर उसके बाद अल्लाह के हुक्म के ताबे होकर जब हुदूद नाफिज हुई, तो जब बहुत ताकतवर कबीले की फातिमा उसके हाथ काटने की बारी आई, लोगों ने कहा बड़ा कबीला है, इसके नतीजे में इस्लाम को नुकसान हो सकता है, आपके इस अरेंजमेंट को नुकसान हो सकता है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पुरानी कौमें इसीलिए तबाह हुई कि बड़े लोग जुर्म करते थे, छोड़ दिए जाते थे, छोटे लोग जुर्म करते थे, पकड़ लिए जाते थे। खुदा की कसम, फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करती तो उसका भी हाथ काटा जाता। यह है अदल का निजाम और यह है रब की किबरियाई। कोई इस्तिस्ना नहीं है, न फील्ड मार्शल के लिए है, न जरदारी के लिए है, न किसी नवाज शरीफ के लिए है, न किसी और सदर के लिए है, न किसी और फोर्सेस के चीफ के लिए है। कानून की नजर में सब बराबर हैं, सबको सामने आना पड़ेगा, सबको अदालतों में जाना पड़ेगा, और सबको हम इंसान होने के नाते बराबरी की सतह पे रखेंगे। इसका मतलब है रब की किबरियाई, और इसका मतलब है निजाम की तब्दीली। अल्लाह ताला ने इंसानों की इज्तिमाइयत को एक ताकत फराहम की है, और इंसानों की मर्जी से ही यह निजाम चलता है। इसीलिए तो हमारे सहाबा इकराम बड़े बड़े दरबारों में जाकर ये बताया करते थे कि हम उस दीन के मानने वाले हैं जो इंसानों की गुलामी से निकालकर इंसानों के रब की गुलामी के अंदर लेकर आता है। इसलिए हम उस निजाम के हामिल लोग हैं। तो बदल दो निजाम का मतलब यह है कि अब जागीरदारों का निजाम, अब सरमायादारों का निजाम, अब वडेरों का निजाम, अब सरदारों का निजाम, अब जर्नेलों का निजाम, अब ब्यूरोक्रेट्स का निजाम नहीं चलेगा। निजाम वो चलेगा जो अल्लाह की मर्जी का होगा और अल्लाह की मखलूक की मर्जी का होगा। उसी के साए में हम फैसला करते हुए जिसको चाहेंगे इख्तिदार देंगे और जिसको चाहेंगे माजूल करेंगे। कोई छड़ी से, कोई ताकत से, कोई बंदूक से, कोई फॉर्म 47 से और कोई किसी और तरीके से अगर कब्जा करेगा तो इस कब्जे के खिलाफ एक हमा चहत तहरीक होगी, एक हमा पहलू जिद्दोजहद होगी, अवाम को मुनज़्ज़म करके होगी। इसलिए कि अगर जिद्दोजहद मुनज़्ज़म ना हो, अगर जिद्दोजहद एक क़यादत में ना हो, क़यादत अगर मुखलिस ना हो, क़यादत अगर उन लोगों पर मुश्तमिल हो कि दाएं भी एटीएम हो, बाएं भी एटीएम हो, आगे जागीरदार हो, पीछे वडेरा खड़ा हो, तो अकेला चना क्या बाहर झोंकेगा, क्या निजाम तब्दील करेगा, क्या इंकलाब लेकर आएगा। बंदा अंदर होगा, पार्टी बाहर होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन निजाम तब्दील कौन कर सकता है? जाकर मशरकी पाकिस्तान में देखिए, जमात इस्लामी के अमीर को फांसी पे चढ़ा दिया गया, दूसरी क़यादत को फांसी पे चढ़ा दिया गया, पुराने जो साबिक अमीर थे उनका जनाजा जेल से निकला, हजारों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया, पूरी लीडरशिप जेल में चली गई, 15 साल गुजर गए, लेकिन इनकलाब का रास्ता कोई खोटा नहीं कर सका, क्योंकि इज्तिमाइयत मुनज़्ज़म थी, चूंकि नौजवान इंटैक्ट थे, चूंकि एक नजरिए के खातिर थे, किसी शख्सियत के लिए नहीं थे, किसी की जात के लिए नहीं थे, किसी कल्ट का शिकार नहीं थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए नहीं, अल्लाह की किबरियाई को बयान करना चाहते थे। इसलिए अपनी क़यादत पर उनका एतबार था, उनका एतमाद था। हालात ने पलटा खाया और आज आप देख लीजिए मशरकी पाकिस्तान, जो ठीक है कि बांग्लादेश बन गया है, लेकिन बांग्लादेश की 4 बड़ी जामियात में तलबा यूनियन के इंतखाब हुए और 4 की 4 में इस्लामी छात्रों शिविर कामयाब हो गई है। आप कामयाब हो गए हैं, इस्लामी इनकलाब कामयाब हुआ है। आपने देखा कि नौजवानों ने इसी लीडरशिप में, इसी के पूरे अरेंजमेंट में एक बड़ी ताकतवर प्रो इंडिया लॉबी को और उसकी ताकत से जो हुक्मरानी कर रहे थे उनको उठाकर बाहर फेंक दिया। इसलिए जिद्दोजहद
कभी भी गैर मुनज्जम नहीं होती, वो अनारकी फैलाती है और उसके नतीजे में ताले आजमा फिर नए बूटों के साथ आ जाते हैं, नए बंदूकों के साथ आ जाते हैं। जिद्दोजहद करनी है, तेज रफ्तार करनी है, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, लेकिन पूरे मैसेज के साथ जाएंगे, निजाम की तब्दीली का असल शऊर पैदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जो इनकलाब आएगा वो पायदार इनकलाब होगा। और उसके लिए अपनी क़यादत पर एतबार करेंगे, उस पर एतमाद करेंगे, साथ मिलकर चलेंगे। वैसे भी ये तो जमात इस्लामी है, इसमें क़यादत और कारकुन में तो कोई फासला भी नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी है कि वडेरों के जरिए से कोई इंकलाब में आता हो, कोई इख्तिदार में आता हो, कोई ताकतवरों के जरिए से इख्तिदार में आता हो, कोई इस्टेब्लिशमेंट की क्यारियों में पलता हो। यह जमात इस्लामी मिडिल क्लास जमात है, जमात इस्लामी आम लोगों की तरह है। इसमें अमीर लोग भी हैं, इसमें मिडिल क्लास भी हैं, इसमें गरीब लोग भी हैं, इसमें मजदूर और किसान भी हैं। और ये सब जब मिल जाते हैं तो एक निजाम के तहत इसमें लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी पार्टी है जिसमें जमहूरियत है, जिसमें डेमोक्रेसी है? वो पार्टी कभी भी अवाम का इख्तिदार कायम नहीं कर सकती। जो अपनी पार्टी में लोगों की राय का एहतराम कायम नहीं कर सकती, वो कैसे अवाम का इख्तिदार कायम कर सकती है? इसलिए खानदानों पे चलने वाले, विरासत पे चलने वाले, वसीयत पे चलने वाले कभी कोई बड़ा इंकलाब नहीं ला सकते। इस बात को अच्छी तरह से लोगों को समझा दीजिए। हाँ, ये बात जरूर है कि पाकिस्तान के नौजवानों में एक गम है और गुस्सा है, और वो ये चाहते हैं कि हालात तब्दील हो। इसलिए ये सारे लोग जो गम और गुस्सा रखते हैं, ये सारे नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं, जो इस निजाम के हाथों सताए हुए हैं या इससे बहुत ज्यादा उनको खार आई हुई है, उससे बहुत ख्वार हो चुके हैं, तो इन सारे लोगों को अपने जलू में लेकर चलना है, किसी को नाराज नहीं करना। इसलिए मैं कहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स की कदर कीजिए। पॉलिटिकल वर्कर चाहे पीटीआई का हो, नून लीग का हो या पीपी का हो, चाहे किसी संत में जा रहा हो, बड़ा कीमती होता है, कुर्बानी दे रहा होता है, नारे लगा रहा होता है, जेलों में जा रहा होता है। उसकी इज्जत कीजिए, इख्तिलाफ को इख्तिलाफ की जगह पे रखिए, लेकिन कभी भी मुखालिफत में ना जाइए, सबको साथ लेकर चलिए। आज जमात इस्लामी ये ऐलान कर रही है कि जनमन इनकलाब के लिए, हकीकी इनकलाब के लिए, निजाम की तब्दीली के लिए हम तमाम पॉलिटिकल वर्कर को, पाकिस्तान के हर नौजवान को, हर मजदूर और किसान को, हर एक को, खवातीन को, उनकी बहुत बड़ी तादाद यहां मौजूद है, इनके तवस्सुत से यह पैगाम दे रहा हूं, आए, ये जमात इस्लामी, ये इंक्लूसिव है, ये आपको साथ लेकर चलेगी इंशाअल्लाह। बाइख्तियार बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, और सिर्फ नारे नहीं लगाएंगे, खिदमत करेंगे। आपके अंदर जो सलाहियत मौजूद है उसको उजागर करेंगे। इस सलाहियत से मुआशरे के लिए आपको मुफीद बनाएंगे और उस निजाम की तब्दीली का खूगर बनाएंगे। इसलिए लड़ाई झगड़ा कारकुनों का खत्म कर दिया जाए, उसूली मौक़िफ़ को कायम रखते हुए सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत पैदा करें। इंशाअल्लाह वो इनकलाब जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, मेरी बेटियों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, हमने इस मुज़ाकरे में सियासत के ऊपर बात की, उसका मैंने आपको बताया कि किस तरह से चंद लोग पूरे निजाम पर काबिज हो जाते हैं और उसके नतीजे में हालात नहीं बदलते। जाहिर है कोई भी सिस्टम आसमान से आकर तो नाफिज नहीं होगा, कोई भी निजाम जमीन के नीचे से निकलकर तो नहीं आएगा। अल्लाह की भी ये मशीयत है, लोगों के जरिए से इस पूरे निजाम की पूरी बुनियाद बुनी जाती है और उसके नतीजे में बात आगे बढ़ती है। लिहाजा हम मारूजी हालात में रहते हुए, जिस निजाम में रहते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें हमें एक एडवांटेज हासिल है इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में, और वो ये एडवांटेज ये है कि हमारे बड़ों ने, सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके तमाम साथियों ने जबरदस्त किस्म की जिद्दोजहद करके पाकिस्तान की रियासत का जो आईनी फ्रेमवर्क था वो तय कर दिया, और इसके नतीजे में यह तय हो गया कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की होगी, कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं होगी। यह तय हो गया कि सबको यकसा मौके मिलेंगे। यह तय हो गया इस आइन में कि सबको तालीम के बराबर के मौके मिलेंगे, तबकात में तकसीम नहीं किया जाएगा। यह तय हो गया कि मजदूरों के भी हुकूक होंगे, किसानों के भी हुकूक होंगे। यह तय पा गया कि खवातीन को भी तालीम में
और आगे बढ़ने के लिए माशरे में बाइज्जत मुकाम हासिल करने में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। यह तय पा गया कि इख्तिदार चंद लोगों का नहीं होगा, लेकिन आइन एक तरफ है, दस्तूर एक तरफ है, निजाम दूसरी तरफ चल रहा है। इस निजाम की क्या तफसीलात हैं? इसकी तफसीलात ये हैं, कल डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने बताया था कि वो खुद भी सीएसएस अफसर थे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये जो सीएसएस का इम्तिहान देने के बाद ब्यूरोक्रेसी की एक पूरी रिजीम सेट की जाती है, तो इनका माइंडसेट ये बनता है कि ये कौम के हाकिम हैं। और ये माइंडसेट अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों ने अपने इख्तिदार के लिए बनाया था। चंद हजार गोरे, चंद हजार फौज के जरिए पूरे बर्रे सगीर पाको हिंद पर अगर हुक्मरानी कर रहे थे और उन्होंने इसे कॉलोनी बनाया हुआ था, तो इसी तरह बनाया हुआ था। एक तरफ उन्होंने वडेरे और जागीरदार बनाए थे जिनको जमीनें अता की थी। किस लिए अता की थी? कि अगर कहीं कोई बगावत होती है तो एक वडेरा आकर कहता था, वो जागीरदार कहता था मेरे पास इतनी जमीन है, मजीद जमीन चाहिए, इतने घोड़े हैं, इतने जवान हैं, ये मैं आपकी फौज के कंपनी बहादुर के हवाले करता हूं और आपकी हुकूमत के हवाले करता हूं। वो अपने घोड़े और अपनी अफवाज उनको दे देते थे और उसके नतीजे में जमीनें अलॉट कर दी जाती थीं। वो वडेरे और जागीरदार और उनकी नस्लें आज भी हाकिम हैं। आज भी पाकिस्तान की एक बड़ी जमीन पर वो कब्जा किए हुए हैं और वो किसानों का और हारियों का हक खाते हैं। और उन्हीं वडेरों और जागीरदारों को इलेक्टेबल बनकर नुमाइंदगी दी जाती है और इसके नतीजे में पार्टियां बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, निजाम नहीं बदलता, सोच नहीं बदलती, कौम खादिम रहती है, ये लोग हाकिम रहते हैं। इसलिए ब्यूरोक्रेसी का निजाम भी ऐसा ही बनाया कि तुम हाकिम हो, कौम खादिम है। और फिर इन ब्यूरोक्रेट्स को यह सिखाया गया कि लोगों को कंट्रोल कैसे करते हैं, मॉब को कंट्रोल कैसे करते हैं, मासेस को कंट्रोल कैसे करते हैं, सिस्टम पर कैसे पंजे गड़ाते हैं। ये मेरे सामने सनतकार बैठे हुए हैं, ये ब्यूरोक्रेसी को अच्छी तरह जानते हैं। ये कराची से आते हैं, ये पिशावर से जाते हैं, ये लाहौर से जाते हैं। इस्लामाबाद के दफ्तरों में 20 ग्रेड का, 21 ग्रेड का, 22 ग्रेड का अफसर लाइनों में इनको बिठाकर रखता है। ये मुल्क की मईशत का पहिया चलाते हैं, ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो बाबू वो बैठकर इनकी किस्मत के फैसले करता है और जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेता है, ट्रांसफर हो जाता है। एक सीएसएस का इम्तिहान में ऐसी क्या गीदड़सिंगी है कि कभी वो मईशत का अफसर बन जाता है, कभी चीफ सेक्रेटरी बन जाता है, कभी कमिश्नर बन जाता है, कभी डिप्टी कमिश्नर बन जाता है। सारे इख्तियारात पर इसी का कब्जा होता है और किसकी नौकरी कर रहा होता है? अपने से बड़ी ताकत वाले की नौकरी कर रहा होता है। जिसके पास बंदूक है उसके आगे झुका हुआ होता है और इस तरह अवाम को पूरी तरह से ये कंट्रोल करते हैं। अंग्रेज चला गया, उसका निजाम नहीं गया। जब तक इस ब्यूरोक्रेसी के, तफव्वुक के, फौकियत के, डोमिनेंस के निजाम को नहीं बदलेंगे, असल निजाम की तब्दीली नहीं होगी। सिर्फ चेहरे बदलेंगे, पार्टियों के झंडे बदलेंगे और सिर्फ लोग बदलेंगे, पार्टी का लीडर बदलेगा, निजाम नहीं बदलेगा। दूसरा क्या होता है? मैंने आपको वडेरों और जागीरदारों का बताया। पाकिस्तान की 60% आबादी तो देही आबादी है और इन देही आबादियों में अगरचे अब कुछ अर्बनाइजेशन हो रही है, लेकिन निकलते निकलते शिकंजे से लोग निकलेंगे। अब भी पहले होता यह था कि महज ज़रात की बुनियाद पर यह जागीरदार और चौधरी और खान वडेरे कब्जा करते थे। अब इन लोगों ने होशियारी दिखाई है, अब ये सनतें भी कायम कर लेते हैं और वो सनतें पकड़ते हैं जिससे माशरे पे इनकी गिरफ्त मजबूत होती चली जाए। तो शुगर माफिया भी आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, आटा माफिया भी आपको इसी में से मिल जाएंगे, शुगर मिल्स भी इन्हीं की होंगी और इस तरह से ये पूरे समाज पर गिरफ्त करते हैं। और फिर पार्टियां ये देखती हैं कि पॉपुलर तो हम बहुत हैं, लेकिन जब तक ये दुपट्टा ओढ़ के किसी के जहाज में बैठकर आके सरनिगू नहीं होंगे तो मेरी पार्टी मकबूल होने के बावजूद इख्तिदार में नहीं आ सकेगी। वहीं से कंप्रोमाइज शुरू हो जाता है। भुट्टो साहब ने भी नारा लगाया था जागीरदारों के खिलाफ और जागीरदारों के जरिए से निजाम बदलना चाहते थे। खान साहब ने भी यही किया, बाकी लोग भी यही करते हैं। कैसे मुमकिन है जिनकी वजह से यह निजाम खराब है उनको सर पे मुसल्लत करके पार्टियों में अहमियत देके आप निजाम नहीं बदल सकते हैं, बस थोड़ी सी जोड़ तोड़ कर सकते हैं। इसलिए वडेरा शाही का यह निजाम लोगों पर ताकत का इर्तिकास करके
उनको गुलाम बनाकर रखने का यह निजाम बदलना होगा। और यह कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? जिद्दोजहद के जरिए से बदलेगा, सोच को परवान चढ़ाने से बदलेगा। लेकिन जिद्दोजहद सिर्फ नारा तो नहीं होती, उसकी अमली शक्लें होती हैं। तो जुल्म की जो ये शक्लें मौजूद हैं, इसको उजागर किया जाएगा, उस पर तहरीक चलाई जाएगी। मसलन अगर मैं ये कहूं कि अब भी 7-8% से ज्यादा लैंड वो वाली अभी भी मौजूद है जो उन जागीरदारों के पास है जो अंग्रेज ने उन्हें अता की थी, तो कम से कम वो तो उसकी तो लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए, वो तो किसानों को मिलनी चाहिए। फिर अभी आपने पिछले दिनों देखा कि कारपोरेट सेक्टर को बहुत बड़े पैमाने पर जमीनें अलॉट की गई और कहा गया कि ये यहां पर आबादकारी करेंगे। तो भाई किसानों को बाख्तियार क्यों नहीं बनाते? इसलिए हम ये कहते हैं कि पहले एक जागीरदार, अब कारपोरेट जागीरदार, वो भी पहले गुलाम बनाता था, ये नए आका आ गए, ये भी गुलाम बनाकर रखेंगे, ये भी उनके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ये भी उनसे बेगार लेते रहेंगे। हर फसल के बाद किसान मकरूज होता रहेगा और जागीरदार ताकतवर होता रहेगा। और अब तो वो लोग आ जाएंगे जो दुनिया की जदीद चालाकियां भी जानते हैं, तो फिर वो मजीद लोगों को गुलाम बनाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि नारा यह लगना चाहिए कि कारपोरेट सेक्टर से ज़राअत ठीक नहीं करनी है, बल्कि कॉर्पोरेट सिस्टम से ज़राअत को ठीक करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सिस्टम का मतलब यह होता है कि उसमें किसान भी स्टेक होल्डर होता है, उसमें मेहनत करने वाला मजदूर, वो खेत मजदूर कि जिसमें खवातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, उनको शेयर दिया जाएगा। और उसमें जो जिसकी जमीन है उसका शेयर होगा, जिसकी मेहनत है उसका शेयर होगा, और जो मार्केट में गल्ले को लेकर जाएगा उसका शेयर होगा, और हुकूमत भी उसमें शेयर रखेगी। तो ये जो कोऑपरेटिव मार्क होती है ज़राअत और एग्रीकल्चर, इसके नतीजे में लोग बाइख्तियार बनते हैं, और कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर में इसके नतीजे में, इस फार्मिंग के नतीजे में मजीद गुलाम बनते हैं। इसलिए हम किसानों में यह शऊर पैदा करेंगे कि तुम्हारी किस्मत में गुलाम बनकर रहना नहीं है, जमीन की तुम्हें मिल्कियत मिलनी चाहिए और इस मेहनत में तुम्हारा शेयर होना चाहिए। सिर्फ वो मेहनताना नहीं होना चाहिए जो आपको आखिर में गंदुम के चंद तोड़ों की सूरत में दे दिया जाता है। इसलिए ज़राअत में भी एक इनकलाब, और सनतों में भी मैं ये चाहता हूं कि हमारे ये सनतकार अपने मजदूरों को भी प्रॉपर हुकूक दें। लेकिन जब हम इनसे ये बात करते हैं तो कहते हैं कि 25 महकमे हमारे पास, हर एक हमारे पास आ जाता है, हर एक हमसे रिश्वत मांगता है। बॉयलर इंस्पेक्टर आता है, वजीर आजम जैसा प्रोटोकॉल उसको देना पड़ता है, कोई और आ जाता है आपके लिए, उसको प्रोटोकॉल देना पड़ता है। जो 2 प्लॉटों की अमलगमेशन कराएं, करोड़ों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, और हर सूबे के एतबार से ये रेट तय हुए हैं। ये कहते हैं कि हम हर मजदूर को उसका हक दे सकते हैं, लेकिन जब हम ये करने जाते हैं तो हमारी मार्केट खराब हो जाती है, और हमारी जो लागत है वो इतनी हो जाएगी कि हम पूरा नहीं कर सकते। तो फिर मैं इनसे कहता हूं, बजाय इसके कि मजदूरों को आप दुश्मन बनाएं, मजदूरों के साथ मिलकर अपने हक के लिए आवाज उठाएं। सनतकार का प्रॉब्लम यह है कि वो खौफ खाता है कि मैं अगर हुकूमत के मुकाबले में खड़ा हूंगा तो मेरा कारोबार खराब हो जाएगा। लेकिन आप अपने साथ मजदूरों को खड़ा करो, किसी की जुर्रत नहीं है कि आपकी फैक्ट्री पे ताला डाल सके, कोई आपको नैब के महकमों में घसीट सके, कोई आपके ऊपर जाली तरीके से काबिज हो सके। अवाम के साथ खड़े हो, जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोगों को हुकूक देना शुरू करें और एक इनकलाबी लहर का हिस्सा बनना शुरू करें। कोई आपसे इस तरह की बातें नहीं करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोकल बॉडीज की बात की गई है, मकामी हुकूमतों की बात की गई है, आइन के आर्टिकल में 140A में यह लिखा है कि तमाम मालियाती, सियासी और इंतजामी इख्तियारात मकामी हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएं। ये डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर है। ये वाज़े तौर पर ट्रांसफर का लफ्ज आइन में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे यहां होता क्या है, आइन की ये शिक मौजूद है, 1-2 शिकें और मौजूद हैं, और इसकी मौजूदगी में सूबाई हुकूमतों को यह इख्तियार दे दिया कि अपनी मर्जी का एक्ट बनाओ, अपनी मर्जी की कानून साजी करो, अपनी मर्जी की हल्का बंदी करो, और इसके नतीजे में अपनी मर्जी की बल्दियां बना लो। पहले तो यह कि बनाओ ही नहीं। 2015 से अब तक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए हैं, 10 साल गुजर गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, ये कौन से वोट को आप इज्जत देते हैं? आप तो चौधरियों को, खानों को, वडेरों को इज्जत देते हैं, आप तो जागीरदारों, सरमायाकारों को इज्जत देते हैं, आप तो अपनी पार्टी के ग्रास रूट वर्कर को इज्जत नहीं देते। अगर आप उसको इज्जत दे रहे होते तो उसके लिए भी इलेक्शन का कोई इंतखाब करते।
उसका भी कोई इंतजाम करते, उसको भी बाइख्तियार बनाते। ना आपने पहले बनाया, ना आप अब बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कोर्ट के धक्के खाएं, आप एहतजाज करें और इंतखाब करवाना चाहें, और जब इंतखाब हो तो उसका एक्ट ऐसा निकल कर आए कि पंजाब हुकूमत ने, आपको पता है अभी कौन सा एक्ट निकाला है? अहमद बिलाल सूफी साहब, महबूब भाई जानते हैं अच्छी तरह से, बिलाल महबूब भाई को पता है, अभी शानदार एक्ट आया है और उसमें यह कहा गया है एक यूनियन काउंसिल में भी किसी फर्द को एक यूसी का नाजिम या चेयरमैन मुंतखब करने का भी इख्तियार नहीं है। वो एक वोट डालेगा और जितने लोग भी काउंसिलर खड़े होंगे वो उसको पढ़ते चले जाएंगे और शुरू के जो 9 होंगे वो मुंतखब हो जाएंगे। ये 9 4 को और मुंतखब करेंगे, ये 13 फिर यूसी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे, और ये सब गैर जमाती होगा। ये वोट को इज्जत दे रहे हैं, ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, गैर जमाती बल्दियाती इंतखाब की बात कर रहे हैं, और 1 महीने के अंदर अंदर ये लोग फिर अपनी पार्टी तय करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो इंसानों की मंडी ये लगाते हैं, जो आजाद कश्मीर की असम्बली में अभी 2 दिन पहले लगाई है, ये चाहते हैं कि हर यूसी में ये काम होने लग जाए। तो बजाय इसके कि जमहूरियत को ग्रास रूट लेवल पर लाएं, हॉर्स ट्रेडिंग को ग्रास रूट लेवल पर ला रहे हैं, अवाम के इख्तियार पे डाका मार रहे हैं। हम ये वाजे करना चाहते हैं मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा, पंजाब के जालिमाना एक्ट को जमात इस्लामी नहीं मानती, हम इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। और मैं पंजाब की क़यादत से कहता हूं, गली मोहल्लों की बुनियाद पर इन मकामी हुकूमतों के इस जालिमाना एक्ट के खिलाफ तहरीक चलाएं और किसी को यह ना खेलने दें कि इसके नतीजे में ये इंतखाब को डिले करें। जमाती बुनियाद पर इंतखाब होना चाहिए, इख्तियार पूरे के पूरे मिलने चाहिए और इसकी बुनियाद पर इंतखाब होना चाहिए। और जो तरक्की याफ्ता मुमालिक होते हैं उसमें तो पुलिस चीफ भी, लोकल बॉडीज का जो मकामी हुकूमत का सरबराह होता है, जो बराह रास्त अवाम के वोट से आता है, वो उसका हेड होता है और बहुत सारी चीजें उसके तहत होती हैं। एजुकेशन निचली सतह की सारी उनके तहत होती है, लेकिन ये तो सारी चीजों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इस निजाम में कि जो अरेंजमेंट है, जो इसकी तफसीलात हैं, इसमें मुकामी हुकूमतों का इख्तियार एक बहुत बड़ा इनकलाब साबित हो सकता है। वडेरों से, जागीरदारों से, सरमायादारों से जान छूट सकती है, इलेक्टेबल से जान छूट सकती है। और एक और बात भी है कि होता यह है कि जब ये जो आप कहते हैं ना कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुकर्रर कर दिया गया, फॉर्म 45 की बुनियाद पर नहीं किया गया, कभी आप कहते हैं ना कि इंजीनियर्ड इलेक्शन है, कभी आप कहते हैं ना कि ये आरटीएस बैठ गया है। असल में होता यह है कि आरटीएस बैठने के नतीजे में जो लोग कामयाब होते हैं वो भी जागीरदार होते हैं, जो नाकाम होते हैं वो भी इलेक्टेबल होते हैं। जो फॉर्म 47 की वजह से असम्बली बनती है उसमें जो हारने वाले होते हैं, जो असल में जीतने वाले होते थे और अगर जेन्युइन होते हैं, बाय एंड लार्ज वो भी यही होते हैं, और जो जिनको जिताया गया होता है वो भी यही होते हैं। तो फिर इनके मफादात आड़े आ जाते हैं, अवाम की शिरकत इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल और तहरीक पर नहीं हो पाती है। जब आप निचली सतह पर इख्तियारात को मुंतकिल करेंगे तो आपसे आप जो गली मोहल्ले का लीडर होगा वो लीड करेगा और उसके नतीजे में ये पूरा सिस्टम खतरे में आ जाएगा जो इजारादारी का सिस्टम है, और अवाम इंशाअल्लाह उससे रिलीफ हासिल करेंगे। इसलिए इस निजाम की तब्दीली में हम ये समझते हैं कि मकामी हुकूमतों के इख्तियारात और इंतखाबात का इनेकाद और शफाफ इंतखाबात ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में होगा। और ये तो जमहूरियत की नर्सरी है जिससे ये खानदान ये परेशान होते हैं, और ये चंद लोग जो खानदानी सिस्टम चलाना चाहते हैं वो परेशान होते हैं। इसलिए उसकी तहरीक भी चलेगी। अब तालीम की तरफ आते हैं। ये तालीम का क्या निजाम बनाया हुआ है? 2,62,00,000 बच्चे आज से 3 साल पहले की रिपोर्ट है कि आउट ऑफ स्कूल हैं। 6 करोड़ में से तकरीबन 7 करोड़ में से 5 साल से 16 साल तक के बच्चे पाकिस्तान में 5-6 करोड़ हैं, उनमें से 2.25 करोड़ आउट ऑफ स्कूल हैं। आधे बच्चों को यह निजाम तालीम नहीं दे रहा। यह निजाम कौन चला रहा है? या तो जर्नेल चलाते हैं या ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, वडेरे जागीरदार जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो चलाते हैं, ये नाम नेहाद सियासतदान जिनके बच्चों की तालीम यहां से ज्यादा बाहर होती है वो चलाते हैं। ये पढ़े लिखे लोग आधी कौम को जाहिल बना रहे हैं, इनको स्कूल में नहीं भेज पा रहे, और जो सरकार के स्कूल हैं उन्हें तबाह कर रहे हैं, बल्कि उनकी भी लूट सेल लगा दी है ताकि जान ही छूट जाए, पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर संभाल ले। तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे?
कैसे आगे बढ़ेंगे? कितना बड़ा जुल्म है कि कौम के बच्चों को ये जाहिल बना रहे हैं, लेकिन ये शऊर कौम में मौजूद नहीं है। इस शऊर को गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाइए कि ये जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, 78 साल से मुसल्लत हैं, इनका हाल ये है कि हमें बेसिक एजुकेशन भी नहीं दे सकते। और फिर जो एजुकेशन दे रहे हैं वो भी गरीब की अलग है, मिडिल क्लास की अलग है, अमीर की अलग है। इसका मतलब यह है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारा आइन हमें देता है कि सबको यकसा मौके मिलेंगे, तालीम के भी और रोजगार के भी, जिंदगी में आगे बढ़ने के भी, इन्होंने तो आइन के खिलाफ ये काम किया हुआ है। सिर्फ चंद लोगों को यह इख्तियार मिला है कि वह आला तालीम हासिल करें और बाकी सबको इस इख्तियार से महरूम कर दिया गया है। गोया इन्होंने पहले तो जाहिल रखो और फिर पढ़ भी जाएं तो 80% वो लोग हों जो जिंदगी की दौड़ में आगे ही ना बढ़ सकते हों, और मजीद अगर वो पढ़ जाएं और इंटरमीडिएट को कर लें तो आला तालीम तक पहुंचने में पाकिस्तान में सिर्फ 12% लोग हैं जो यूनिवर्सिटियों या उस सतह की तालीम में जाते हैं। आप बताएं कि ये लोग कितना लोगों को महरूम करेंगे। और फिर कहते हैं हम तालीम में ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। एक ने 800 अरब रुपए का सिंध बजट रखा हुआ है, एक ने 600 अरब रुपए का रखा हुआ है, एक ने 1100 अरब रुपए का रखा हुआ है, एक ने 200-300 अरब रुपए का रखा हुआ है। ये सब मिलाकर 2100 अरब रुपए का तालीमी बजट है जो सूबाई हुकूमतों के पास है और वो खर्च कर रहे हैं। कहां खर्च कर रहे हैं? कौम तो जाहिल बन रही है, यूनिवर्सिटियां तो वीरान हो रही हैं, डिपार्टमेंट तो बंद हो रहे हैं, आईटी में तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो, नौजवानों को तो बाइख्तियार बना नहीं रहे हो। इसका मतलब यह है हमारे टैक्सों के पैसे पेट्रोल पर हम लेवी देते हैं, मोबाइल के कार्ड पर हम पैसे देते हैं, हर चीज हम तुम्हें फराहम करते हैं और तुम हमारे कौम को जाहिल बनाते हो, हमारे तालीमी इदारों को वीरान करते हो। जो तालीम कौम को नहीं देंगे तो कौम क्या बनेगी? इसलिए नौजवानों को यह शऊर दीजिए, उनके वालिदैन को यह बात बताइए कि ये जो तालीम है ये खैरात नहीं है, तालीम कमोडिटी नहीं है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, जितने पैसे लगाओगे इतने मिलेगी। गरीब हो या मिडिल क्लास या अमीर हो, सबको एक मेयार की तालीम मिलनी चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यकसा निजाम तालीम हो। पिछले दिनों बहुत चूरन बेचा इन्होंने कि यकसा निसाब। काय का यकसा निसाब? क्या तुमने सिटी स्कूल और तुमने बेकन हाउस वालों से भी ये कहा कि उसी निसाब के तहत पढ़ाओगे जिसका निसाब हम पूरी कौम के लिए बना रहे हैं? क्या तुमने कभी ये सोचा कि ये ए लेवल्स और ओ लेवल्स में जो इम्तिहानात किए जाते हैं, लोग क्या करें? जिनके पास जरा सा भी पैसा होता है वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस सिस्टम में दाखिल कराते हैं। आपको मालूम होना चाहिए सिर्फ एग्जामिनेशन की जो फीस है, ये जो ओ लेवल्स और ए लेवल्स में जो बरतानिया सीधी सीधी चली जाती है वो तकरीबन साल में 50 अरब रुपए है। ये 50 अरब रुपए अगर वाकयातन कौम के तालीम के मेयार को बढ़ाने में इस्तेमाल हो तो क्यों लोग दूसरों की तालीम हासिल करेंगे? क्यों पाकिस्तान में किस चीज की कमी है? क्या टीचर्स की कमी है? क्या जहन की कमी है? ये सारे लोग बाहर जाकर पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई नासा में काम करता है, कोई एटमी प्रोग्राम में काम करता है। खुद पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने तो अभी इंडिया के पूरे सिस्टम को जाम किया था ना। तो पाकिस्तान में टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन टैलेंट को तो आप कत्ल कर देते हैं, इनको तो आप आगे बढ़ने नहीं देते हैं। नौजवानों की तो आप नस्ल कुशी करते हैं, तालीमी नस्ल कुशी करते हैं, शऊर की नस्ल कुशी करते हैं, जमहूरी नस्ल कुशी करते हैं, और फिर ये चाहते हैं कि हालात तब्दील हो जाएं। हालात ऐसे नहीं तब्दील होंगे। इसलिए लोगों को ये बताइए और समझाइए कि ये जुल्म बहुत हो गया है। कौम के हर बच्चे को पढ़ाना होगा और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम आवाज उठाएंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा आम आदमी की तालीम नहीं है, आम बच्चे का इख्तियार नहीं है, उसको बराबरी के मौके नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये पार्टियां बहैसियत मजमूई उन लोगों पर मुश्तमिल होती हैं जो खुद इस्तेहसाल कर रहे होते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस तहरीक के जो तफसीलात हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बदल दो निजाम का क्या मतलब है? ज़राअत की मैंने आपको बात बताई, मजदूरों की बात बताई कि 8.5 करोड़ लेबर है, जिसमें से तकरीबन 80% से ज्यादा ऐसे हैं जो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठेकेदारी निजाम के तहत काम होता है। ये खवातीन ठेकेदारी निजाम के तहत काम करती हैं, ये खेतों में काम करती हैं। मैं जरा बिलावल से पूछ लूं, आप बहुत बड़े जागीरदार हैं और आपके नाना भी रोटी कपड़ा और मकान की बात करते थे, अवाम की बात करते थे। जो आप लोगों ने हाल किया है मैं मालूम है। आप जमहूरियत की बात करते थे, आपने अक्सरियत को नहीं माना, आपने मुल्क तोड़ दिया याया खान के साथ मिलकर। आप बहुत बातें करते थे, लेकिन जरा ये बताइए ना वडेरे साहब,
बिलावल साहब ये बताइए, आपके खेतों में काम करने वाले हारियों की डेली वेजेस होती है या उनकी मंथली कोई वेज होती है? उनकी मिनिमम वेज क्या है? वो जो पूरे अपर सिंध और लोअर सिंध तक खवातीन काम करती हैं, इनकी वेज कितनी होती है? इनको कौन तनख्वाह देता है? तो आप जवाब दे हैं। इसी तरह ये पंजाब के हुक्मरान भी जवाब दे हैं, इसी तरह ये केपी के हुक्मरान भी जवाब दे हैं, बलोचिस्तान के हुक्मरान भी जवाब दे हैं, और इन हुक्मरानों को मुसल्लत करने वाले भी जवाब दे हैं कि आप ही तो लेकर आते हैं। आप बताएं कि मजदूरों को हुकूक क्यों नहीं मिलते, बच्चों को तालीम क्यों नहीं मिलती, किसानों को हुकूक क्यों नहीं मिलते? इसलिए हम ये देखते हैं कि मजदूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, और ये जो इनफॉर्मल लेबर है इसका तो कोई भी पूछने वाला नहीं होता। मेरे भाइयों और दोस्तों, सेहत की सूरत हाल डॉक्टर इकबाल साहब ने आपको बताई है। मईशत के हवाले से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सूद की इस लानत की मौजूदगी में कोई कौम कैसे पनप सकती है? सूद अल्लाह उसके रसूल से जंग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बातिल करार दे दिया था। हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है, हमारा आइन कहता है कि हाकमियत आला अल्लाह ताला की है, कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। फिर कैसे मुमकिन है कि सूदी निज़ाम मुसल्लत हो? और सूदी निज़ाम एक फैक्टर है, असल में सरमायादाराना निज़ाम है और उसकी जहनियत का निज़ाम है। सरमायादाराना जहनियत क्या होती है? देखिए, लोग इसको जोड़ देते हैं सनतकारों से और सरमायाकारों से। सरमायाकारी अलग चीज है। इस्लाम चाहता है कि लोग तिजारत करें, इस्लाम चाहता है कि लोग कारोबार करें, इस्लाम चाहता है कि लोग सनतें लगाएं और सबको इस तरक्की के सफर में शामिल करें। एक सनत लगती है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, तो इस्लाम क्यों न चाहेगा कि लोग तरक्की करें और रोजगार मिले? लेकिन सरमायादाराना ज़हनियत ये होती है कि लोगों को हक नहीं दो, खैरात में चंद टके पकड़ा दो। खैरात तो दे देंगे, हक नहीं देंगे, ये माइंडसेट होता है। सरमायादाराना ज़हनियत क्या होती है कि अमीर की इमारत, यानी उसकी जो अमीर होना है वो गरीब के इस्तेहसाल पर होती है, उसका हक खाकर होती है। इसके नतीजे में लालच पैदा होती है, इसके नतीजे में कब्जा पैदा होता है, इसके नतीजे में गुलामी की सोच बढ़ती है। हम इस सरमायादाराना ज़हनियत के खिलाफ हैं और हम ये चाहते हैं कि सनतें और सनतकार आगे बढ़े, लेकिन सरमायादाराना ज़हनियत आगे ना बढ़े और सबको हुकूक मिलने चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, सिस्टम को बदले बगैर सिर्फ शाखें छांटने से मसला हल होगा नहीं, लेकिन सिस्टम को बदलने के लिए हर शाख पे बात करनी पड़ेगी और हर शाख के हर पत्ते पर जो जो उल्लू बैठा हुआ है उनको भी उजागर करना पड़ेगा कि अंजाम गुलिस्ता तुमने क्या किया हुआ है। इसलिए सबको एक्सपोज करना होगा, निजाम की तफसीलात कौम के सामने जाएंगी, जुल्म की हर शक्ल को चैलेंज करेंगे, मकामी तौर पर ही करेंगे, कौमी सतह पे भी करेंगे, बैनुल अक़वामी तागूत को भी ललकारेंगे और अपने पूरे अवाम को मुनज़्ज़म करते चले जाएंगे, तो इंशाअल्लाह इनकलाब की तरफ पेशरफ्त करेंगे। इसलिए मईशत हो या तिजारत हो, तालीम हो, अब देखें पूरी दुनिया में लोग IT की सूरत में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या मसला है कि हमारी IT की एक्सपोर्ट $4 बिलियन तक भी नहीं पहुंच पा रही, जबकि स्कोप इतना है कि आज अपने इस पोटेंशियल को जो अवेलेबल है, इसको भी अगर ठीक से इख्तियार कर लिया जाता, कानून साजी कर ली जाती, तो हम 10-12 बिलियन डॉलर पे तो इस वक्त होते। और अगर 2 साल भी हमारी हुकूमत प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर ले और एम्पावरमेंट कर ले, तो हम 20 बिलियन डॉलर पे जा सकते हैं। और ये तो हमारा अपने हाथों से हमने जो काम शुरू किया है उसका तजर्बा है कि हमने तो एक बनो काबिल प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अभी स्टार्ट किया है कि लाखों नौजवान इससे जुड़ते चले जा रहे हैं, सब पढ़ना चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, ये छोटे छोटे कोर्सेज करते हैं, छोटी छोटी नौकरियां मिलती हैं। अब हम देख रहे हैं कि AI के बाद इसमें जो चेंजेस आ रही हैं हम उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। ये सामने यूथ एरिना लगा हुआ है, इस यूथ एरिना में ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने ये कोर्सेज किए और इन कोर्सेज के बाद उन्होंने अपना कोई छोटा सा काम शुरू कर दिया, माशाल्लाह उनका कारोबार चल पड़ा, इस तरह रोजगार लोगों को मिलने लग गया। तो ये काम एक जमात इस्लामी कर सकती है, अल खिदमत कर सकती है, तो रियासत पाकिस्तान क्यों नहीं करती? वो रियासत जिसे अपनी रिट कायम करने का तो बहुत शौक है, उसको लोगों को कब्जा करने का तो बहुत शौक है, अपने मर्जी के इंतखाबात उनकर कब्जा करने का तो बहुत शौक है, लेकिन ये रियासत तालीम नहीं देगी, ये रियासत रोजगार नहीं देगी, ये रियासत अमन नहीं देगी और चंद लोग फैसले करेंगे हर चीज के। इसलिए हम ये कहते हैं कि बाइख्तियार लोगों को बनाए बगैर हालात तब्दील नहीं होंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये पुलिस का जो निजाम मौजूद है, पुलिस के इस निजाम में मैं आपसे पूछूं और किसी से भी पूछूं, मैं पुलिस वालों से भी पूछूंगा ना, तो वो यही बात बताएंगे
कि क्या पुलिस का यह निज़ाम लोगों को अमन देता है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, हमारी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है? सब कहते हैं नहीं देता। थाने में जाकर एफआईआर कटाना मुश्किल हो जाती है, और अगर किसी जरिए से एफआईआर कट भी जाए तो उस एफआईआर को कैसे परसू करेंगे, कैसे उसका फॉलोअप करेंगे? हमारे यहाँ पंजाब में तो मेरे ख्याल है सिर्फ एसएचओ ही नहीं होता, उसका वो एक और भी तो बंदा होता है ना, कि जो उसका साथ साथ बंदा चल रहा होता है। हाँ, इसी तरह हर जगह पर ये अपने उन्होंने टाउट बिठाए हुए होते हैं, और उसके जरिए से थानों का निज़ाम। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान में मुनशियात का मसला है, हमारे बच्चों के जिस्मों में जहर उंडेला जा रहा है, और ये हर जगह है, तालीमी इदारों में है। मैं वालिदैन यहाँ मौजूद हैं, उनसे कहना चाहता हूँ इस पर तवज्जो भी दें, अपने बच्चों की तरबियत भी करें, उनको महफूज बनाने की कोशिश भी करें, अपने बच्चों को बचाएं इन गंदी बातों से और उनको पॉजिटिव कामों पे लगाएं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस पर आवाज भी उठाएं कि कैसे मुमकिन है कि एक थाना किसी इलाके में मौजूद हो। शहरों में तो हम जानते हैं इस बात को, और देहात में भी जानते हैं, कोई देहात छुपा हुआ नहीं होता किसी एसएचओ से, और वहां पर मुनशियात का अड्डा चल रहा हो, वहां सप्लाई चल रही हो, और एसएचओ को ना पता हो। तो बाद एसएचओ अच्छे भी होते हैं, वो कहते हैं हम मजबूर हैं, हमें ऊपर पैसे पहुंचाने होते हैं। वो कहता है हम मजबूर हैं, हमें और ऊपर पहुंचाने होते हैं। वो कहता है हम मजबूर हैं, हमें और ऊपर पहुंचाने होते हैं। तो बंदे ऊपर पहुंच जाएं, इनके पैसों की पहुंच खत्म नहीं होती है, और लोगों के जिस्मों में जहर उंडेलते चले जाते हैं, नस्ल को तबाह कर रहे हैं ये जालिम। तो थानों का निजाम बदलना पड़ेगा, पुलिस एक्ट में तब्दीली करनी पड़ेगी। पुलिस का मौजूदा निजाम रिफॉर्म्स के बगैर नहीं चल सकता है, इसलिए इसके लिए भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तजावीज़ हैं और सब कुछ मौजूद है। जमात इस्लामी हवाई बातें नहीं करती है, हमने हमारे रिसर्च पेपर इस पर चलते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जब तक इख्तियार और इख्तिदार हासिल ना हो तब तक आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आप इंप्लीमेंट तो नहीं कर सकते, यह काम तो कर सकते हैं कि शऊर को परवान चढ़ाएं, जुल्म की हर शक्ल को उजागर करना शुरू कर दें। यह काम आपको करना है, आप सब लोगों को करना है। मुझसे वादा करें आप कि आप निजाम की इस तब्दीली में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे, अपना वक्त लगाएंगे, अपना सरमाया लगाएंगे, अपनी जिद्दोजहद को तेज करेंगे, मुनज़्ज़म होकर काम करेंगे, गली गली इस पैगाम को पहुंचाएंगे। अवाम में अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दी है, बहुत कुव्वत दी है। ये मुनज़्ज़म होकर जब सामने आएंगे ना, तो कोई आपका सामना नहीं कर सकेगा, कोई आपके आगे नहीं ठहर सकेगा। लेकिन आपको सब्र के साथ इस काम को अंजाम देना है, आपको मुनज़्ज़म तरीके से इस काम को अंजाम देना है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे साथियों, जितने हम चीजों को देख सकते हैं, जितने हमारे शोबे मौजूद हैं, इस सब के हवाले से हमें पता चलता है कि जुल्म ही जुल्म नजर आता है। अदालत की कितनी बात है, हमने 26वीं तरमीम की बात की, 27वीं तरमीम पे बात की, और हम बहुत वाज़े तौर पर कहते हैं कि 26वीं तरमीम में अगर अपोजिशन इंगेज नहीं होती तो शायद ये सिलसिला रुक जाता। उनको इंगेज किया गया और एक पूरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती चली गई, एक म्यूजिकल चेयर थी, एक दूसरे के घर जाता था, दूसरा पहले के घर जाता था, पहला तीसरे वाले के, और फिर दोबारा पहले पे चले जाते थे, और उसके नतीजे में हुकूमत ने ये तरमीम निकलवा दी। फिर 27वीं तरमीम भी चली गई, अब 28, 29 पता नहीं कितनी तरमीमों की बात करते हैं। लेकिन हम एक बात को जानते हैं कि जब भी कोई जेन्युइन पार्लियामेंट आएगी इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, इन सारी तरमीमों को कलअदम करार देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि ये तरमीमें ये अवाम की तरमीमें नहीं है, कल हमने बात सुनी है। लेकिन इन तरमीमों से पहले जो अदालती निज़ाम है, क्या वो आइन के मुताबिक चल रहा है? 23 लाख मुकदमे इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में मौजूद हैं, 50,000 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, 4-5 लाख हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, और उससे निचली सतह पर आप देखें कि लोअर कोर्ट्स के अंदर, सेशन कोर्ट्स में मौजूद हैं। ये मुकदमे क्या हैं? किसी की जमीन पे कोई कब्जा कर ले, 40-40 साल तक कब्जा नहीं छूटता। गरीब आदमी तो इस सिस्टम से बाहर है, इंसाफ के सिस्टम से। मिडिल क्लास भी तकरीबन बाहर है। वकीलों की फीस कहां से दें? और वकीलों में भी वो वकील तलाश करें कि जो जरा जज को जानने वाला हो। मैं गलत बात तो नहीं कह रहा ना, होता तो यही है ना इस निजाम में। इन थाना कचहरियों से लोग क्यों बचना चाहते हैं? इसलिए कि जिन जगहों से अदल मिलना चाहिए वहां से धक्के मिलते हैं, वहां से जिल्लत मिलती है। हम कोर्ट में जाते हैं और देखते हैं कि खानदान के खानदान बैठे हुए होते हैं नीचे, उनकी पेशी है, और उनकी पेशी के लिए वो बैठे हुए नीचे खाना घर से लाए हुए होते हैं, बैठकर औरतें खा रही होती हैं। ये जिल्लत, ये इंसानियत की तहकीर, ये इस निजाम को चलाने वाले हैं जो चला रहे हैं। तो हमारा अदालती निजाम एक गला सड़ा निजाम है जो लोगों को हक नहीं देता, इंसाफ नहीं देता। जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा इसको, और आइन के मुताबिक करना पड़ेगा। आइन गलत नहीं है, निजाम गलत है, और इसके लिए हमारे पास एक रोड मैप भी है।
अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम ग्रास रूट लेवल पर, मुकामी हुकूमतें बहुत सारी चीजों का हल हैं और तालीम भी उनके तहत हो, और मकामी तौर पर पंचायत का और मसालियाती अंजुमनों का सिस्टम लेजिटिमाइज कर दिया जाए, लीगलाइज कर दिया जाए, तो 70-80% आपके मुकदमे वहीं निमट जाएंगे। और उसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि आप सिर्फ जज बनाएंगे, बल्कि आप सोसाइटी के लोगों को इंगेज करेंगे। दुनिया में होता है इस तरह से। फिर उसके बाद आप काजी कोर्ट्स बनाएं। काजी कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई जो है वो मौलाना साहब बैठे हुए फैसले कर रहे होंगे। काजी कोर्ट का मतलब ये है जो कानून को जानता हो, जो हालात को जानता हो, और काजी कोर्ट्स में जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको भी इंगेज किया जाएगा। तो दूसरा मरहला ये होगा, वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर भी हो सकता है और वो टाउन से छोटे टाउन्स के लेवल पे भी हो सकता है। तो आपके 90% मसले अवाम के उन्हीं जगहों पर हल हो सकते हैं कि जो आज अवाम धक्के खाते रहते हैं कचेरियों के और कोर्टों के, और उनके पास पैसे नहीं होते कि वो परसू कर सकें इस केस को। इस अदालती निजाम को मुकम्मल बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अवाम में ये प्यास पैदा करें कि हमें अदल चाहिए, इंसाफ चाहिए। अल्लाह ने हमें जो निजाम दिया है वो किस्त का निजाम है। लक़द अरसलना रुसलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। कि हमने रसूलों को भेजा, हिदायत के साथ भेजा, खुली निशानियों के साथ भेजा और किताब के साथ भेजा, ताकि वो क्या करे, मीज़ान के साथ भेजा, ताकि अदल का निजाम कायम करें, अदल का निजाम कायम करें। तो रसूलों की बैसत का मकसद भी अदल का निजाम है। हम भी अदल का निजाम जिसमें किसी को कोई इस्तिस्ना ना हो वो कायम करना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, बदल दो निजाम तहरीक अब शुरू हो चुकी है। कल मैं इंशाअल्लाह आपके सामने किसी एक लाए अमल का भी ऐलान करूंगा, कुछ अहम ऐलानात करेंगे। मैं बस इशारा दे देता हूं, हमारी 3 प्रोंग पॉलिसी और लाए अमल होगा। उसकी तफसीलात अभी हम तय कर रहे हैं। एक हतमी मुशावरत के बाद कल के इख्तितामी खिताब में मैं आपके सामने बात करूंगा इंशाअल्लाह। अब अगले सेशन में हम चाहेंगे कि हमारे वो सारे भाई जो अपनी इंडस्ट्री के मसाइल बयान करना चाहते हैं वो आए, इसी सेशन का पार्ट होंगे, अपनी बात करेंगे। पहली मर्तबा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यह मौका फराहम किया है कि पाकिस्तान के सनतकार अपनी सनतों के हवाले से बात करेंगे और अपनी इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे, और इकोनॉमी का जो दीनी पर्सपेक्टिव है वो भी बयान किया जाएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अभी इज्तिमागाह में तशरीफ फरमा हो, मैं भी आप ही के सामने बैठ रहा हूं, कहीं नहीं जा रहा। और इस सेशन के इख्तिताम पर फिर आप लोग जाएंगे, फिर हमारी बहनें सामने आएंगी, आप पीछे चले जाएंगे, जाएगा कोई नहीं। बहनों को हवाले हम स्टेज करेंगे पूरा, ये कभी नहीं हुआ होगा। हमारी बहनें अपना सेशन करेंगी इसके बाद, इस सेशन के बाद, जोहर के बाद, और वो इंशाअल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म का उन्होंने प्रोग्राम चाक आउट किया है। खवातीन का एक चार्टर पेश किया जाएगा। मैंने अभी खवातीन पर ज्यादा बात इसलिए नहीं की है कि इन्हें पूरी बात करनी है, और मर्द हजरात पीछे की तरफ चले जाएंगे। ये सामने वाली सीटें खवातीन के लिए छोड़ देंगे, सब ये इधर सब हमारी बहनें ही बहनें होंगी। और मैं फिर एक मरतबा और आप लोगों से कहना चाहता हूं, कल हमारी जितनी तवक्कुआत थी, आपने उन सारी तवक्कुआत को क्या कर दिया? नहीं, उससे भी ज्यादा आगे चले गए। हमारी तवक्कुआत से ज्यादा आ गए हैं आप लोग, और हमारी बहनों ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और इसमें यूथ है, यूथ जो बुजुर्गों की सरपरस्ती में आए हैं। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने जमात इस्लामी की लीडरशिप पर उसकी पुकार पे लब्बैक कहते हुए आज मीनार पाकिस्तान को तंगी दामा का सामना है, यह मंजर पेश कर दिया है। और रिहाइश गाहें भी पूरी भर चुकी हैं। मैंने कल भी माजरत की, अब भी कर रहा हूं, बाद में भी करूंगा, लेकिन मैं ये जानता हूं ये जमात इस्लामी से वाबस्ता लोग हैं। ये सर्दी भी बर्दाश्त कर लेंगे, ये गर्मी भी बर्दाश्त कर लेंगे, ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जद्दोजहद को तर्क नहीं करेंगे। इसीलिए नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, इनकलाब, इनकलाब। जिस तरह मैं इनकलाब इनकलाब कह रहा हूं, उसी तरह से आप इस्लामी इनकलाब कहेंगे। इनकलाब, 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 इनकलाब। जुल्म के हर इक़दाम को बदलो, जुल्म के हर इक़दाम को बदलो।
तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। खेतों से, खलियानों से, तालीमी इदारों से, मस्जिद से, मेहराबों से, गलियों से, बाजारों से, तेज हो, तेज हो। नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह, मोहतरम अमीर जमात, आपसे मुखातिब थे। अगले सेशन का हम आगाज कर रहे हैं। नौजवान बिजनेसमैन, पाकिस्तान बिजनेस फोरम लाहौर के सदर बरादर अजीज एजाज तनवीर साहब को मैं दावत दे रहा हूं कि वो इस सेशन को लीड करें और पाकिस्तान के नामवर सनतकारों और बिजनेसमैन को यहां इजहार ख्याल का मौका दें। आइए हम एक दफा फिर बादशाही मस्जिद के मीनारे पाकिस्तान, हकीम अल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और हफीज जलंधरी के मिज़ारों के पास खड़े होके इस बात का ऐलान करें, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते, गैर जमहूरी फैसले, गैर आईनी फैसले, गैर इस्लामी फैसले बदल दो, बदल दो, बदल दो, बदल दो। बरादरम एजाज तनवीर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बदल दो निज़ाम की तहरीक के इस अहम सेशन के अंदर मैं पाकिस्तान भर की टॉप लीडरशिप, बिजनेसमैन लीडरशिप को खुशामदीद कहता हूँ और मैं अपने तमाम मुकर्ररीन को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। ये मिंटो पार्क गवाह है 23 मार्च 1940 को जब बरसगीर के मुसलमान परेशान थे तो उस वक़्त की क़यादत ने, कायद आज़म रहमतुल्लाह की क़यादत में एक करारदाद पाकिस्तान कायम की थी। वो करारदाद एक लफ्ज़ नहीं था, वो एक ऐसा जज्बा था और एक उम्मीद थी। आज पाकिस्तान के 78 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत मुश्किल हालात में है। हमने ये फैसला किया कि पाकिस्तान की तमाम टॉप लीडरशिप आए और आके एक कौमी मुकालमा का आगाज़ करें। आज हम इस सेशन का नाम है करारदाद मईशत, सनत व मईशत के चैलेंजेस और उनका हल। मैं इस प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले जिस शख्सियत को दावत देना चाहता हूँ वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्री के ये चलाते हैं। मैं इस प्रोग्राम के कौमी मुकालमे में सबसे पहले ज़की एजाज साहब को दावत दूंगा कि वो आएँ और इस मईशत के करारदाद मईशत के इस कौमी मुकालमे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। ज़की एजाज साहब, नायब सदर फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड चैम्बर पाकिस्तान, प्लीज़। बहुत शुक्रिया एजाज तनवीर साहब। मैं कोशिश करूंगा कि जहां पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया तो मैं भी चाहूँगा कि हम नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या?
नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, बिजनेस लीडर्स, मीडिया के दोस्त, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मैं सबसे पहले जमात इस्लामी और ख़ास तौर पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अहम कौमी और माशी इशू पर बर वक्त इस शानदार तकरीब का एहतमाम किया। हम आपको मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करते हैं। आज जब हम पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तक़ीम करने और नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तक़बिल को महफूज करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, तो मेरी नज़र मीनार पाकिस्तान की तरफ जाती है। यह अजीम निशान जिसने हमें इत्तेहाद, अज़म और बामकसद होने का शऊर दिया, ये वही ख्वाब ताबीर हुआ जिस पर हमें यह मुल्क पाकिस्तान कायम हुआ। आज एक बार फिर इसी अज़म और यकजहती की अशद ज़रूरत है। ख्वातीन व हज़रात, इसकी शानदार मिसाल हमने पूरी दुनिया ने 10 मई को मार के हक की शक्ल में देखी, जहाँ पूरी कौम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान एक बुनियाद मरसूस की तरह सामने एक शीशा पिलाई तलवार की तरह खड़ी हो गई और अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम को पूरी दुनिया के सामने सरखरू किया और सर फखर से बुलंद किए और गुंदे दुश्मन को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ख्वातीन व हज़रात, लेकिन अब 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम को मार के माशियत की ज़रूरत है। इसके लिए हमें कुछ अहम फैसले करने होंगे। चार्टर ऑफ इकॉनमी, जिसमें हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हिकमत अमली वाज़िया करनी होगी। शॉर्ट टर्म इक़दामात में महंगाई पर काबू पाना, इंटरेस्ट रेट में कमी करना जो इस वक्त 11% है। हमारी रियासत पाकिस्तान से गुजारिश है आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से इसको फौरी तौर पर सिंगल डिजिट किया जाए। बिजली और गैस की कीमतों में कमी की जाए। हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द बिजली का रेट 9 सेंट किया जाए। तजारत और सनत का एतमाद बहाल करना, मीडियम टर्म इक़दामात में टैक्स बेस में मुसरत करना, सरकारी इदारों की गवर्नेंस को बेहतर करना, लॉन्ग टर्म इक़दामात में तालीम और सेहत में इस्लाहात करना, तवानाई के शोबे में असर नौ तब्दीली लाना, पानी के ज़ख़ीरों के लिए डैम का बनाना, नहरों का निकालना उसका हिस्सा है। मौसमी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको हमें देखना होगा। इदारों की मजबूती और कानून की बालादस्ती कायम करना होगा। चार्टर ऑफ इकॉनमी को अमली जामिया पहनाने के लिए हमें मज़ीद छोटे छोटे सूबे बनाने होंगे। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा इदारा है, उसका विजन 2030 है कि हमने डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी और सेक्टरल इकॉनमी को मजबूत करते हुए $100 बिलियन की एक्सपोर्ट का हदफ 2030 में हासिल करना है। बरामदात में इजाफा, दरामदात में कम इन्हिसार करना और इंसानी वसाइल की तबीयत को मजबूत करना, ये विजन का हिस्सा है। इसके हवाले से हमारी मैशियत को इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेकाम, इतमाद और मुस्तकिल पॉलिसियों की ज़रूरत है। बदलती सियासी हुकूमतों के साथ बदलती माशी पॉलिसियाँ मुल्क को पीछे धकेल देती है। इसके लिए फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और बिजनेस कम्युनिटी की रियासत पाकिस्तान और तमाम सियासी जमातों से एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान के लिए एक मुतफ़क्का माशी प्लान को अमली जामिया अपनाने की ज़रूरत है। चार्टर ऑफ इकॉनमी और मज़ीद सुबह को फौरी हतमी शक्ल दी जाए। कारोबारी तबके, नौजवानों और सरमायाकारों को वो इत्मीनान दें जो पाकिस्तान की तरक्की में नुमाया बुनियाद बने। पाकिस्तान मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। 7 दहाइयाँ गुजर गई हैं। मीनार पाकिस्तान हमें याद दिलाता है कि मुत्तहिद फैसले कौम की तकदीर बदल सकते हैं, जैसा हमने मार के हक की शक्ल में देखा। हमें आज इज्तिमाई इरादे की ज़रूरत है कि इसके साथ मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये थे जी ज़की एजाज साहब। अब खैबर पख्तूनख्वा की बिजनेस कम्युनिटी के लीडर और खैबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब फजल मुकीम साहब, मैं उनको कहूँगा कि वो आएँ और पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करें। जनाब फजल मुकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। बखैर रागले ज़ब अखपल पुख्तानो रुणो तबामा कि तासो मुतवज्जह शई वले कि ज़दा पुख्तूनख्वा पर बारा के स इस्लाहात और स खबर बकऊ और तासो सपोर्ट बकार दे। और मैं तमाम अपने बिजनेस कम्युनिटी के जो लीडर SM तनवीर साहब, सोहेल अंजम निसार साहब, मैं इनकी इजाज़त हो तो मैं बात करूँगा। सबसे पहले बात ये थी कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे किसी भाई ने कहा कि हमारे पास कपास गोल्ड माइन की तरह है। मैं आपको ये कहता चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन सी माइन है जो उधर नहीं है। सबसे पहले आप ले लें गैस, पेट्रोल, LPG, ये जनाब गोल्ड माइन से कम नहीं है। आप देख लें उधर जनाब, अब पानी को आप ले लें, जिस कदर पानी उधर आता है, आप यकीन मान जाएं अगर ये पानी को तरतीब दे दी जाए बड़ा बेर से लेकर बिया खान तक, खुदा की कसम खैबर पख्तूनख्वा में गंदम का या शुगर का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। लेकिन जानबूझ के उधर उन इलाकों में पानी नहीं दिया जाता। 4 स्वाबी जहां से पानी निकल रखे आ रहा होता है, वहां पे भी नहरी निजाम ना होने के बराबर है। आया ये एक काबिल सोच बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सुतेलापन क्यों कि आपके लीडर साहिबान अपना हक मांग नहीं सकते। या इस्तासो लीडरानो अखपुल हक वख्तो न दावा प्रॉब्लम बनना छोड़े दो। मैं सबको आपको यह कहता चलूं कि जनाब आप कहते हैं कि गोल्ड माइन, सबसे पहले आप देख ले हमारी जो मैन पावर है फॉरेन कंट्रीज में जाके जॉब करती हैं, मजदूरियां करती हैं, दिन रात अपने माँ बाप बीवी बच्चों से दूर रहते हैं, फिर फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, ये दावा करते हैं फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया। फॉरेन एक्सचेंज किसने बढ़ाया? हम पठानों ने बढ़ाया। क्यों? कि हम लोगों ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी और वो तो फॉरेन गए। तो मैं आपको ये कहता चलूं कि अगर आप गोल्ड माइन की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या नहीं है कि जो गोल्ड माइन से कम हो। आजकल एमरल्ड जो आ रहा है, अरबों खरबों रुपए की एक्सपोर्ट हो रही है, उसका फायदा किसको मिल रहा है? ये चाहिए था कि यहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन के आगे निकलती, गवर्नमेंट बढ़ के आगे साथ देती। अगर सूबाई गवर्नमेंट भी अपना हक मांगने में तकड़ी होती तो हम उसे कह देते कि भाई आप अपना हक मांग लें, लेकिन विफाक ने भी हमारा कोई साथ ना दिया। ठीक है, बेशक मार के हक में हमने खुलकर मोदी साहब को कह दिया था कि पठानों ने पहले कश्मीर कब्जा करके हमारी हुकूमत ने आपको दे दिया था, अगर इस दफा हम इंडिया कब्जा करेंगे तो आपको वापस नहीं देंगे। तो ये मार के हक की जो फतह हुई थी उसके हमारा साथ मिला था। लेकिन मैं आपको ये कहता चलूं कि हमारे यहाँ बिजनेस के जो प्रॉब्लम है, गैस हमारी प्रोडक्शन, बिजली हमारी प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से अमन नहीं मिल सकता। तो आप तमाम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आप लोग क्या मांगते हैं? मैं एक ही नारे लगाऊंगा कि हम अमन मांगते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हम क्या मांगते हैं? खैबर पख्तूनख्वा के मुंगे सगोड़ू लगू चत आवाज के, खैबर पख्तूनख्वा के मुंगे सगोड़ू। खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप अमन दोगे, खुदा की कसम ये सारा जितना पाकिस्तान का कर्जा है, तुरबेला डैम से लेकर कालाबाग तक, यहाँ पे जितना भी स्पाइसर गोल्ड पड़ा हुआ है, हमारे एक भाई हनीफ गौर साहब ने एस्टिमेटेड कहा था कि 650 अरब रुपए का गोल्ड पड़ा हुआ है। अगर आप हमें इजाजत दें, हम इसको निकाल के पाकिस्तान के कर्जे खत्म कर सकते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बिल्कुल मैं ये बोलता चलूंगा कि इंटायर पाकिस्तान के लोगों को ये आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करने देते, जिसकी वजह से रोज बरोज
पाकिस्तान कर्जे की दलदल में धंसता चला जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट जी। अच्छा चलें जी, यहां से ये लिस्ट आ गई है, लेकिन मैं आपको एक बात कहता चलूं कि सारे को लोग कहते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा जो पठान है इनके बंदूक इनकी शान है। नहीं, हम कहते हैं कि हमारी शान ये पेन है। अगर आप हमारे हाथ में पेन दे दो, बाखुदा पाकिस्तान के सारे कर्जे और पाकिस्तान में अमन लेकर आएंगे। अगर आप हमारा साथ दो तो हम बिजनेस कम्युनिटी आगे बढ़ के आपका साथ देगी। क्यों? जो बिजनेस कम्युनिटी को आपने खैबर पुख्तनख्वा में जो दर बदर कर दिया, ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया, बाखुदा एक दफा विफाक ही उसका हाथ पकड़ ले, सूबाई गवर्नमेंट उसका हाथ पकड़ ले, बाखुदा हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। शुक्रिया जी। बहुत ज़बरदस्त जी। फजल मुकीम साहब ने अपना बड़ा शानदार ताब किया। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत दे रहा हूँ कि जिनकी एक्सपर्टीज़ ये है कि इंटरेस्ट फ्री इकॉनमी और ज़कात